अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी एफ़िलिएट वेबसाइट के लिए कैसे एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल में बेहतर पोज़ीशन पे रैंक कर सके और हम ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक फ्री हासिल कर सकें। Guys, I have mastered in the art of writing SEO friendly content. As you can see in the image, one of my article is ranking in Google top positions for several keywords and getting hundreds of traffics. तो गाइस, अगर आप भी अपनी वेबसाइट के लिए ऐसा कंटेंट लिखना चाहते हैं जो गूगल पे रैंक करे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक हासिल कर सके, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको तमाम टिप्स, ट्रिक्स और मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ तमाम बताऊँगा, जिसको आप फ़ॉलो करके अपनी वेबसाइट के लिए एक ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जो एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड हो और गूगल पे बेहतर पोज़ीशन पे रैंक कर सके। इसके अलावा आप मेरे ब्लॉग को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने तमाम एसईओ चेकलिस्ट एक आर्टिकल लिख के लगाया है, जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप मुकम्मल एसईओ चेकलिस्ट हासिल कर सकें, ताकि अपने लिए एक अच्छा आर्टिकल लिख सकें। इसके अलावा फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लर्न विद कामरान असगर, और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है @द कामरान असगर। तो आप इनको फॉलो करें, वहाँ पे मैं मुख्तलिफ राइटिंग से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड टिप्स शेयर करता हूँ, तो उन्हें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप कंप्लीट लेक्चर्स मुकम्मल जो है कोर्स को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, या नीचे आपके सामने मुख्तलिफ लेक्चर्स शो हो रहेंगे मेरी प्लेलिस्ट के, उन्हें देखिए, ताकि आप मुकम्मल एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकें। तो दोस्तों, आपके ज़हन में सवाल होगा कि हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल क्यों लिखते हैं और ये एसईओ क्या है? तो आपको बताता जाऊँ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, यानी आप अपनी वेबसाइट को इंटरनली और एक्सटर्नली इस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं सर्च इंजन्स के लिए, ताकि वो गूगल पे बेहतर पोज़ीशन पे रैंक कर सके, गूगल उसको बेहतर समझ सके और आपको बेहतर पोज़ीशन पे ला सके अपनी लिस्ट के अंदर। तो इसके 2 पार्ट हैं एसईओ के, एक ऑन पेज एसईओ है और एक ऑफ पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ ये है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर रहते हुए अपनी वेबसाइट के कंटेंट को, उसकी स्पीड को, उसके स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ताकि वो सर्च इंजन के लिए कंपैटिबल हो, वो ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सके। और जितना ज़्यादा बेहतर सर्च इंजन यानी गूगल आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करेगी, उतना ही बेहतर उस लिहाज से आपकी वेबसाइट को अपनी लिस्ट के अंदर बेहतर पोज़ीशन पे रैंक कर सकेगी। तो आपने ऑन पेज एसईओ के अंदर आपने कंटेंट को, अपने उसकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर को, उसके डिज़ाइन को, उसकी स्पीड को, उसके इश्यूज़ को, ये तमाम रिज़ॉल्व करने होते हैं, इनको ऑप्टिमाइज़ करना होता है अपनी वेबसाइट के अंदर रहते हुए, ताकि वो बेहतर पोज़ीशन पे गूगल में रैंक कर सके। इसके बरअक्स ऑफ पेज एसईओ ये है कि आप अपनी वेबसाइट से बाहर निकल के अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट से उसके लिए लिंक्स हासिल करते हैं, उसकी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड है, जिसमें हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं एसईओ वाइज़, ताकि वो गूगल उसको बेहतर समझ सके और बेहतर पोज़ीशन पे रैंक कर सके। तो अब चलते हैं दोबारा अपने मेन टॉपिक की तरफ, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले जो आपने ज़हन में रखना है कंटेंट लिखते हुए, इसके 3 पैरामीटर्स आपने अपने ज़हन में रखने हैं। नंबर 1 ये कि आपने एक क्वालिटी का कंटेंट लिखना है, नंबर 2 रेलेवेंट कंटेंट लिखना है, और नंबर 3 ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट लिखना है। अब ये क्वालिटी का कंटेंट क्या होता है? क्वालिटी कंटेंट मीन्स कि आपने ऐसा आर्टिकल, ऐसा कंटेंट जनरेट करना है जो आपके यूज़र के लिए, आपकी ऑडियंस के लिए यूज़फुल हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हो, उसको वैल्यू पुट करता हो। इसे कहते हैं क्वालिटी आर्टिकल्स। इसके बाकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है रेलेवेंट आर्टिकल्स। आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, किस कीवर्ड पे लिख रहे हैं, उससे प्योरली रेलेवेंट होना चाहिए, यानी उससे रेलेवेंसी उसकी होनी चाहिए। तो ये ऐसे कहते हैं, रेलेवेंट आपका आर्टिकल होना चाहिए और एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड या कीवर्ड से रिलेटेड। इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने उस अपने आर्टिकल में अंदर नहीं डालनी। और तीसरी चीज़ है ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल। ऑप्टिमाइज़ेशन ये है कि आपने अपने आर्टिकल को जिस कीवर्ड पे लिख रहे हैं, उस कीवर्ड के लिए अपने आर्टिकल के को ऑप्टिमाइज़ करना है, ताकि उससे उसकी आपके आर्टिकल की रेलेवेंसी बिल्ड हो, उसमें आपके जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, आपके मेन कीवर्ड के, उससे रिलेटेड आपने कंटेंट उसके अंदर शामिल करना है, और उसको
ज़रिए आपने इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है कि गूगल उसको बेहतर तरीके से समझ सके कि ये आपका आर्टिकल किस कीवर्ड के ऊपर लिखा गया है, किससे इसकी रेलेवेंसी है, ताकि जब कोई यूज़र गूगल में सर्च करे किसी भी कीवर्ड को या किसी भी क्वेरी को, टर्म को, तो उससे रेलेवेंट अगर आपका कंटेंट है, अगर वो उससे रेलेवेंट अच्छे तरीके से वो ऑप्टिमाइज़ किया गया है कीवर्ड्स को यूज़ करके, तो वो उसको आपके आर्टिकल को उस कीवर्ड से रिलेटेड जो है रेलेवेंसी आइडेंटिफाई करके बेहतर पोजीशन पे उसको आपको दिखा सके अपने यूज़र को और आप उससे ट्रैफ़िक हासिल करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे मैं अपने वेबसाइट के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल लिखता हूँ। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप जाएँगे गूगल पे और रिसर्च करेंगे। पहले रिसर्च वर्ड करेंगे, जिस कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, पहले उसको रिसर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कीवर्ड है बेस्ट बैटरी फॉर जीप रेंगुलर। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, इसको मैं रिसर्च करूँगा गूगल पे और यहाँ पे मैं देखूँगा कि टॉप के रिज़ल्ट्स कौन से हैं। जो टॉप पे वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उनके रिज़ल्ट्स को मैं एनालिसिस करूँगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस टॉप का लिंक है ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, बल्कि ओपन कर लूँगा न्यू टैब में। इसके बाद ये वाला टैब है, इसको ओपन कर लेंगे या इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला है आर्टिकल है, तो इसको मैं कॉपी कर लिया आर्टिकल का लिंक और अपने टूल के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैं इसको सर्च करूँगा, ये एक टूल है उबर सजेस्ट, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ टूल है एसईओ, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा उसका लिंक जो रैंक कर रहा है गूगल के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको मैंने लिंक डाला और इसको मैं रिसर्च करूँगा कि अब मैं देखूँगा कि ये जो आर्टिकल अगर रैंक कर रहा है गूगल पे, तो इसके कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जो इसमें मज़ीद हो सकते हैं। जी, ये एक कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें इस टूल के मुताबिक 320 है। तो मेन इसका कीवर्ड ये है, जो पोज़ीशन 7 पे रैंक कर रहा है, जो इस टूल के मुताबिक है, असल में ये नंबर 2 पोज़ीशन पे है। बहरहाल हर टूल की अपनी जो है ना वो एस्टीमेट होता है, तो ये इससे जो बाकी आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। यानी जो जिनका इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ये आपका मेन कीवर्ड होगा। जो बाकी के आपके जो उससे रेलेवेंट जिन पे ऊपर ये रैंक कर रहा है मुख्तलिफ पोजीशन पे गूगल के अंदर, तो उन कीवर्ड्स को आप एज एन एलएसआई लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स जिसे कहते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स, तो उनको उसने इसके अंदर टारगेट किया हुआ है। तो ये इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इस कीवर्ड के साथ। तो इस तरह आप रेलेवेंट कीवर्ड्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने कीवर्ड रिसर्च के अंदर वाले लेक्चर के अंदर डिटेल से बताया है कैसे आप एलएसए कीवर्ड्स को हासिल कर सकते हैं और अपने उसको आर्टिकल के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये रिलेटेड कीवर्ड्स थे। तो इस तरह आपको आइडिया होता है कि कौन-कौन से कीवर्ड्स पे ऊपर ये रैंक कर रहा है। इसके बाद आप क्या करते हैं, जो ये टॉप रिज़ल्ट्स हैं, गूगल के अंदर जो टॉप रिज़ल्ट्स आए हैं, इनको वन बाय वन आप चेक करेंगे कि ये इन्होंने किस तरीके से आर्टिकल को लिखा है और कैसे काम किया है। तो इनके अंदर इनके कंटेंट्स को आप पढ़ेंगे, इनके आर्टिकल्स को, इनको एनालिसिस करेंगे। इस आर्टिकल को देखें, ये इसका टाइटल है, इसका इंट्रोडक्शन है, अ, और आगे ये इमेज है, हेडिंग यूज़ की है और फिर लिंक लगाया है। जो यहाँ पे इसने फीचर डिस्कस नहीं किए और इसने प्रॉज एंड कॉन्स जो है वो डिस्कस नहीं किए, तो इसमें आई थिंक ज़्यादा बेटर हो सकता था अगर साथ ये फीचर अलग से डिस्कस करता, इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी डिस्कस करता, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो इसके साथ बाकी देखते हैं, और इसने डिटेल इसने इसी तरह ही किया है। कुछ डिस्क्रिप्शन डाली है, आगे लिंक डाला है, इमेज डाली है, और ये इसने देखें आगे इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन हो सकते थे, what does group size mean, what CCA rating, what is why it is important, तो ये आई थिंक इतने रेलिवेंट नहीं है। तो इसको जो ये बेहतर कर सकता था वो क्या था कि एक तो पैराग्राफ इसने शॉर्ट करने हैं। आपने जो क्वालिटी का कंटेंट है उसके हवाले में से आपको बताता जाऊं, जो आपने मेन पॉइंट्स है जो आपने जहन में रखने हैं, वो ये होता है कि आपने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखने, और पैराग्राफ जो है आपके वो शॉर्ट होने चाहिए। जितने ज़्यादा आप शॉर्ट सेंटेंसेस और शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे, जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा
तो उसके लिए आपके कंटेंट को पढ़ना और समझना आसान होगा। जितना ईज़ी आप लिखेंगे, ईज़ी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना यूज़र के लिए ईज़ी होगा और वो ज़्यादा एन्जॉय करेगा आपके कंटेंट को और ज़्यादा देर आपकी वेबसाइट पे ठहरेगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जितना ज़्यादा यूज़र आपकी साइट पे रहता है, उतना ज़्यादा आपका ड्वेल टाइम इंक्रीज़ होता है। यानी इसे कहते हैं ड्वेल टाइम, जितना ज़्यादा यूज़र आपकी साइट पे टाइम स्पेंड करता है। तो ये एक प्लस सिग्नल जाता है गूगल को कि एक यूज़र इस वेबसाइट पे आया था, इसने इतना टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया है। तो जितना ज़्यादा वो टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेगा, उतना ही आपका गूगल को प्लस सिग्नल जाएगा और आपकी रैंकिंग बेहतर होगी। बहरहाल, तो आपने शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, छोटे पैराग्राफ यूज़ करने हैं, ईज़ी आर्टिकल लिखना है ताकि गूगल उसमें यूज़र जो है उसमें एंगेज रहे। जितना ज़्यादा आप यूज़र को हेल्प आउट करेंगे, उतना ही ज़्यादा गूगल इसको पसंद करेगी। तो इसके अलावा जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो वहाँ पे आपने बोल्ड कर देना उस टर्म को। तो इसने वो चीज़ नहीं यूज़ की। इसके अलावा अंडरलाइन कर सकते हैं और रिलेटेड कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। तो ये मेन जो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है आर्टिकल को लिखते हो। एक और चीज़, आपने पैसिवाइज़ रेशो जो आपके आर्टिकल की होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? वो 10% से कम होनी चाहिए। 10% या 10%, 10% से कम। यानी एक्टिवाइज़ सेंटेंसेस आपने यूज़ करने हैं ज़्यादा, पैसिवाइज़ को कम से कम रखना है। ठीक है? तो ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन है क्वालिटी के कंटेंट के लिए। लेकिन इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, वो आप मज़ीद अब आगे देखते हैं। तो दूसरा आर्टिकल देखते हैं इसने कैसे लिखा है। तो इसने एक शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ किए हैं, ये अच्छी अप्रोच है। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट इसने यूज़ किया है ताकि यूज़र ईज़िली हर पार्ट के अंदर मूव कर सके। तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसके बाद इसने प्रोडक्ट्स, क्योंकि एफ़िलिएट टॉप कमर्शियल टाइप कंटेंट है, ये कीवर्ड है हमारा, तो इसमें पहले उसने प्रोडक्ट्स की ओवरव्यू दे दिया। ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जल्दी मतलब ज़्यादा क्लिक्स हासिल कर सकते हैं जो इसने टेक्नीक यूज़ की है। तो ये अच्छी टेक्नीक है। पहले प्रोडक्ट शो करवा के आगे उनको लिंक शो करवा दिए। उसके बाद उसने आगे एनालिसिस रिव्यू शुरू किया है हर प्रोडक्ट को वन बाय वन। पहली प्रोडक्ट है और इसके बाद हेडलाइन फीचर्स हैं, लेकिन इसने प्रोज एंड कॉन्स में ही ये मिस कर गया है, तो ये इसको ऐड कर जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो हमने असल में इनको रिव्यू करके ये देखना होता है कि हमारा आर्टिकल इनसे यूनिक हो, इनसे बेहतर हो। जो हमारी गोल है वो क्या है कि हमारा आर्टिकल ये जो टॉप पे गूगल पे आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, इन आर्टिकल से अच्छा होगा, ज़्यादा क्लोज रेलेवेंट होगा उस कीवर्ड से, तो गूगल हमें पसंद करेगी हमारे आर्टिकल को और उसको बेहतर पोजीशन पे रैंक करेगी। तो आपने ये देखना है कि ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, इनकी क्वालिटी देख लेनी है, इनमें क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें देख लेनी है। यानी इनसे जितना ज़्यादा बेहतर हमारा आर्टिकल होगा, डिटेल में होगा, कम्प्रिहेंसिव होगा, उतने ही गूगल आपको पसंद करेगी आपके आर्टिकल को और उनके मुकाबले में आपको बेहतर पोजीशन देगी। तो इसलिए हमने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। ये बुलेट्स पॉइंट इसने यूज़ किया है, अच्छी ठीक है टेक्निक, जो इसकी अप्रोच है बेहतर है। बाकी इसके अलावा ये वीडियोज़ अगर आप ऐड कर सकें अपने आर्टिकल के अंदर, तो वीडियो भी ऐड करें तो ज़्यादा रेलेवेंसी बिल्ड हो जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड। किसी की भी वीडियो हो, आपकी वीडियो चाहे ना हो, गूगल यूट्यूब पे उस प्रोडक्ट से, उस कीवर्ड से रिलेटेड अगर किसी ने वीडियो शेयर की है, तो उसको आप अपने आर्टिकल के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इससे आपके आर्टिकल की रेलेवेंसी बिल्ड होती है उस कीवर्ड के साथ और उतनी ही आपकी फिर रैंकिंग बेहतर होती है गूगल में। और इमेजेस का आपने इस्तेमाल करना है। आगे फिर आप बाइंग गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कमर्शियल टाइप की आर्टिकल है, जिस तरह यहाँ पे है थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग अ जीप रैंगलर। तो इसने आगे उससे जीप रैंगलर से रिलेटेड जो बैटरीज हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, तो उससे रिलेटेड उसने एक गाइड आपको बना के नीचे लिख दी है। तो प्रॉपर डिटेल से उसने आर्टिकल लिखा है। तो डिटेल से अगर लिखा है तो आई थिंक ये तकरीबन 2 से 3 हज़ार वर्ड्स का आर्टिकल होगा। तो उस ये टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहा है। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल देखें तो ये एक फॉरम है, फॉरम साइट है। तो अगर ये फॉरम साइट इस पे रैंक कर रही है, मतलब है ये कीवर्ड जो है इसमें मार्जिन है, कंपटीशन लो है, तो इसको आपको टारगेट करना चाहिए। बहरहाल, तो ये चंद एक आर्टिकल हमने रिव्यू किए, तो इनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, तो वो हम डिटेल से देखते हैं अब। चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आके हम ऐड न्यू पे जाएंगे, पोस्ट, नई पोस्ट ऐड करेंगे
और यहाँ पे स्टार्ट पे हमारे पास ये पेज ओपन होगा। टाइटल यहाँ पे आप ऐड करेंगे, बेस्ट टाइटल हो गया। अब ये देखें, टाइटल पहली चीज़ है आपके आर्टिकल के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइटल की बेस पे आप ऑडियंस इकट्ठी करते हैं। और टाइटल अगर आपका जो अच्छा है, अट्रैक्टिव है, इमोशनल टच उसके अंदर मौजूद है, पावरफुल वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, उतना ही यूज़र को वो अट्रैक्ट करेगा, आपके आर्टिकल पे क्लिक करेगा। बहरहाल तो ये एक टाइटल है, ये वो हेडिंग है जो आपके ब्लॉग के अंदर शो होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे टाइटल यहाँ पे शो होंगे सर्च रिजल्ट्स के अंदर, इनको हम टाइटल कहेंगे आपकी वेबसाइट के। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और आपके ब्लॉग से कॉमन भी हो सकते हैं। तो इसके लिए एक हम जैसे एक प्लगइन इस्तेमाल कर चुके हैं, योस्ट एसईओ मैंने आपको कहा था। अगर वो और लाजमी आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करें कि आपको एसईओ के हवाले से काफ़ी हेल्प आउट करता है। जो आप गलतियां कर रहे हो तो आपको सजेशन देता है कि ये चीज़ें आप कवर कर लें तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो जाएगी। तो ये मैंने आर्टिकल जो योस्ट एसईओ प्लगइन है ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये नीचे आपको इसके डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड देंगे जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसको एंटर करूँगा अपने कीवर्ड को, और यहाँ पे आप अपना टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपका गूगल में शो होगा। यहाँ पे ये वो टाइटल है जो गूगल पे शो होगा, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका जब लिस्ट होगा गूगल में तो इस तरीके से ये शो होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे वही वहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये चेंज हो गया है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ इसको मैं रखूँगा इसी तरह, या इसको कर दूंगा रिव्यूज़, और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ जो गूगल पे शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं चेंजेस कर लूँगा अपनी रेंगुलर, और आगे मैं यहाँ पे उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगा, पहले आऊँगा गूगल पे, टॉप रिजल्ट्स को देखूँगा उन्होंने क्या अप्रोच यूज़ की है। बेस्ट जीप रेंगुलर ऑप्शंस, 10 बेस्ट जीप रेंगुलर इन 2022, बेस्ट जीप रेंगुलर फॉर, और व्हाट इज़ द बेस्ट, 10 बेस्ट, 6 बेस्ट, और आगे ईयर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, करंट ईयर्स का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा क्योंकि हम अगर 5 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो मैं करूँगा 5 बेस्ट बैटरीज फॉर जीप रेंगुलर्स। आगे मैं ऐड करूँगा यहाँ पे करंट मंथ जून 2022। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिव्यूज़ लिख दूँगा। तो इस तरीके से जो यूज़र इस हेडिंग को पढ़ेगा, तो एक तो 5 बेस्ट मैंने इसलिए लिए है कि बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़र जिसको प्रेफर कर रही है जिस चीज़ को, तो उसी टेक्निक को मैंने यूज़ किया है। बजाय इसके कि आप अपनी न्यू इन्वेंशन करें, नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें, बेहतर है कि जो टेक्निक वर्क कर रही है गूगल के लिए, उस कीवर्ड के लिए, उसी को आप फॉलो करें। बजाय इसके कि आप पहले ट्राई करें, फिर गलती करें और फिर सीख के दोबारा से उसके ऊपर आएँ। तो जो उस कीवर्ड के लिए चीज़ वर्क कर रही है गूगल में, उसी को आप फॉलो करें। तो यहाँ पे मोस्टली 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स टाइप जो है ना वो रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो आप उस लिहाज से उसको फॉलो करते हुए अपने आर्टिकल के टाइटल में वही चीज़ें ऐड करेंगे। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसमें जो आपने मेन चीज़ें जहन में रखनी है वो तो आपने एक तो पावरफुल वर्ड्स जिस तरह मैंने बेस्ट यूज़ किया है ये यूज़ कर सकते हैं, या और इमोशनल वर्ड्स अगर आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है कि आपका कीवर्ड क्या है। इमोशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे, पावरफुल वर्ड्स यूज़ करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो जो यूज़र को अट्रैक्ट करती हैं कि वो आपके जब यहाँ पे आपके टाइटल को देखते हैं आपकी वेबसाइट के, तो अट्रैक्ट होके आपके आर्टिकल पर क्लिक करके वहाँ पे आपके आर्टिकल पर लैंड कर सकती है। तो अगर जितना वो अट्रैक्टिव होगा, पावरफुल होगा आपका टाइटल, उतने ही वो ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप यूज़र ज़्यादा इकट्ठे कर सकें और आपकी क्लिक थ्रू रेशो अच्छी हो सके। याद रखिएगा जो आपको यहाँ पे इंप्रेशन शो होते हैं और जितने लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं उसे हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेशो, क्लिक थ्रू रेट भी कह सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग इस पर क्लिक करेंगे
उतनी आपकी क्लिक थ्रू रेशियो अच्छी होगी अगर आपका टाइटल अच्छा है तो। और सीटीआर अगर इसकी आपकी अच्छी है तो उतना गूगल को प्लस सिग्नल जाता है और आपकी रैंकिंग उतनी बेहतर होती है, जितने ज़्यादा आपके आर्टिकल पे क्लिक मिलते हैं, आपकी सीटीआर ज़्यादा होती है तो आर्ट टाइटल को इम्प्रूव करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि आपने इसके अंदर अपना कीवर्ड लाजमी ऐड करना है। बेहतर अप्रोच ये है कि शुरू में इसको अपने कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर रखें, या फिर अगर शुरू में नहीं रख सकते तो उसके सेंटर में कहीं कर लें। सेंटर में नहीं कर सकते तो लास्ट पे आप उस कीवर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने आर्ट मेन कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर ज़रूर ऐड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद आपकी आ जाती है स्लग, जो आपका यूआरएल बनता है, जो आपका लिंक बनता है उस आर्टिकल का, इसको कहते हैं यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल के अंदर भी आपने अपना कीवर्ड डालना है। सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें अगर शॉर्ट है आपका यूआरएल तो बेहतर है, अगर शॉर्ट नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आपका कीवर्ड है बस वो कीवर्ड उसके अंदर आप शामिल कर लें, और दरमियान में जहाँ पे स्पेसिस है वहाँ पे आप डैश का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये लिंक है। ठीक है, यूआरएल है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये हमारा यूआरएल बन जाएगा इसका। ठीक है, तो यूआरएल हो जाएगा। तो यूआरएल के अंदर आपने एग्जैक्ट कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो रिजल्ट्स के नीचे शो होती है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है। इससे आप अपने सी टी आर को बढ़ा सकते हैं। एक तो टाइटल इसमें बढ़ा सकते हैं जिस तरह वो अट्रैक्टिव होगा, तो इसी तरह इसके थ्रू भी आप अपनी सी टी आर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह इसके लिए हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी उसी हवाले से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अब ये ऑरेंज बार होगी, आपने रखना है इसको ग्रीन तक, जहाँ तक ये बार ग्रीन रहती है तब तहाँ वहाँ तक आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे लाके मैं छोड़ दूंगा। इस तरह टाइटल को भी मैंने इस तरह किया, स्लग को भी और टाइटल को भी। तो इस तरीके से आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है, टाइटल को, स्लग को और मेटा डिस्क्रिप्शन को। और इसके अलावा टाइटल को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए ये एक वेबसाइट है somo.com का हेडलाइंस फार्मूला है। यहाँ पे ये इसने मुख्तलिफ 51 के करीब मुख्तलिफ एग्जाम्पल शो की हैं जिनको आप देख के अपने आर्टिकल को ज़्यादा ऑप्टिमाइज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिसर्च करके मुख्तलिफ टूल्स हैं जिससे आप अपनी हेडलाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसमें पावरफुल वर्ड्स और अट्रैक्टिव वर्ड्स सेंटीमेंट्स वगैरह ऐड करके उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक टूल है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये हाउ टू टाइप अगर आर्टिकल है तो उसके लिए कैसे आपने करना है, नंबर्ड लिस्ट टाइप है उसके लिए कैसे करना है, तो ये यहाँ पे आप अपना कीवर्ड डालेंगे तो उस लिहाज से ये आपको सजेशन दे देगा कि ये आपका टाइटल होना चाहिए। इसी तरह और भी टूल्स हैं जो आपको फ्री में गूगल में सर्च करें तो आपको मिल जाते हैं। तो आपने टाइटल अच्छा होना चाहिए। टाइटल के बाद आ जाती है हमारी डिस्क्रिप्शन, जो मेन डिस्क्रिप्शन है आपके आर्टिकल की, वो बेहतर है। आपका टाइट जो आर्टिकल जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जितने भी यूज़र हैं, वो जब आपके आर्टिकल पे लैंड करते हैं तो उसमें से 80% लोग जो सिर्फ आपका पहले दो, एक से दो पैराग्राफ पढ़ते हैं, और बाकी के 10 से 20% लोग आपके बाकी का कंटेंट पढ़ते हैं। इसकी वजह क्या है कि वो जो शुरू वाला पार्ट है, इनिशियल्स हैं, जो आपके पहले दो पैराग्राफ, वही फैसला करते हैं कि यूज़र को आपका अगला कंटेंट पढ़ना चाहिए या नहीं। तो अगर आपका वो कंटेंट जो है शुरू वाले एक दो पैराग्राफ अगर इंटरेस्टिंग है, यूज़र को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो यूज़र को अपील करेंगे कि वो बाकी भी आपका कंटेंट पढ़ें। तो वो इंगेजिंग होने चाहिए, उसमें आपने ये चीज़ें को जहन में रखना है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इसको आप किस तरीके से लिखते हैं, उसका तरीका ये है कि पहले या तो आप उसमें क्वेश्चन यूज़र को कर देते हैं उसके टॉपिक के हवाले से, या कोई इमेजिनेशन में ले जाते हैं किसी चीज़ के, एक स्टोरी बिल्ड करके उसको इंगेज करने के लिए। और दूसरा इस तरीके से इंटरेस्ट बाहर रखते हुए आप अपने फ्लो को आगे लेके चलते हैं। मैं ये इस आर्टिकल को पहले लिख चुका हूँ क्योंकि एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मैं आर्टिकल को ये लिखा गया है, स्टार्ट कैसे करते हैं। ये मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर शो करवा रहा हूँ आर्टिकल लिखना। तो ये देखें, जीप रेंगलर्स आर मॉन्स्टर्स एट ऑफ रोडिंग एंड फॉर द रीजन द ग्रेट बैटरी कम्स इन हैंडी अपार्ट फ्रॉम withstanding numerous
unnecessary jolts and vibration. Your Jeep Wrangler battery should have more than just one enough power to turn your engine. यानी पहले तो आप उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, फिर उसको उम्मीद दिलाएं। और बैटरीज आर अमंग द मोस्ट नेग्लेक्टेड कार कंपोनेंट्स बट दे प्लेन extremely pivotal role in your vehicle. Maintaining your Jeep Wrangler, you should consider upgrading the battery to fit constantly changing your off-roading needs. क्योंकि जीप का इस्तेमाल ऑफ रोड में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपकी बैटरी एक अच्छी होगी तो वो ज़्यादा आपको रिलायबल होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसकी इम्पोर्टेंस आप बयान कर सकते हैं। या इसके अलावा आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऐड किया है लास्ट में। स्टॉक बैटरीज जस्ट कवर टिपिकल जीप नीड रेगुलर नीड्स, व्हाट डू यू do if doesn't work for you. Here is roundup article for the 5 best Jeep Wranglers. आगे बेस्ट प्रोडक्ट्स मैंने शो करवा दी हैं और उनका ओवरव्यू दिया है, और फिर आवर टेबल ऑफ कंटेंट्स और बेस्ट प्रोडक्ट्स टाइप आगे शो करवा दी हैं। तो इस तरीके से आप अपने आर्टिकल को स्टार्ट इस तरह करते हैं, यानी या तो कंडीशन में उसे ले जाएं, इमेजिनेशन में ले जाएं। जिस तरह एक बैटरी से रिलेटेड आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप अपने यूज़र को शुरू में स्टार्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अपनी जीप में जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो अचानक आपकी बैटरी जो है वो डेड हो जाती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो अगर आपकी बैटरी क्या हो, अगर आपकी बैटरी जो है एक अच्छी क्वालिटी की हो, तो ख़ास तौर पर ऑफ रोडिंग के अंदर जीप जब आप ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें आपकी बैटरी रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप इमेजिनेशन लेके जाके फिर आगे उसके क्वेश्चन ऐड करके फिर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इन दिस आर्टिकल आई एम गोइंग टू रिव्यू द बेस्ट बैटरीज ऑफ इन अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द जीप रेंगुलर्स। तो इस तरीके से आप आगे मज़ीद आर्टिकल को कंटिन्यूस करते हैं। और दूसरा, आपने जो आपका जो इनिशियल पैराग्राफ्स हैं, 1 से 2 पैराग्राफ या 100 से 150 वर्ड्स के अंदर आपने जो मेन कीवर्ड है उसको लाजमी ऐड करना है। अगर वो मेन कीवर्ड्स को ऐड नहीं भी करते तो उससे रेलेवेंट जो वर्ड्स हैं उनको ज़रूर ऐड करना है, ताकि गूगल समझ सके कि आपका आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, उसकी रेलेवेंसी अच्छे तरीके से बिल्ड हो सके गूगल की नज़र में। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये एक आर्टिकल है, हाउ टू यूज़ ब्रेक क्लीनर विदाउट रिमूविंग। तो इसमें भी सेम इसी तरह से देखें, ब्रेक डस्ट इज़ एवरीवेयर एंड इज़ नॉट जस्ट अनोइंग, इट्स आल्सो डेंजरस। पहले थोड़ा सा उनको अटेंटिव यानी कि अट्रैक्ट करें, ये ख़तरा बयान करके, नेगेटिव सेंटीमेंट शो करके। उसके बाद फिर आगे, ब्रेक क्लीनर्स आर ग्रेट फॉर क्लीनिंग ब्रेक डस्ट फ्रॉम कार व्हील्स। तो इस तरीके से आगे, there is better way to clean your brakes and save your tires. In this article, I will discuss in details how to safely clean your brakes with a cleaner that won't harm your tires. Simple, safe and attractive. अब इस पैराग्राफ के अंदर, what if you could get rid of brake just without removing the treads of your tire? ये क्वेश्चन कर दिया मैंने। आगे मजीद, what if you could make brake cleaner that would do the job while leaving your tire alone? बगैर टायर को उतारे आप कैसे उसको क्लीन अप कर सकते हैं। तो आगे इस तरीके से उसको लेके चलेंगे। फिर आगे आगे आ जाती हैं आपके मेन हेडिंग। जो आपकी मेन हेडिंग है, H2 हेडिंग आप यूज़ करते हैं, H2 टैग जिसे कहते हैं। इसमें H2, H3, H4, H5 ये टैग यूज़ होते हैं। जो आपका टाइटल होता है बाय डिफ़ॉल्ट H1 होता है। उसके बाद आपकी जो मेन हेडिंग है वो H2 होती है, जिसमें आपका कीवर्ड होना ज़रूरी है। अगर कीवर्ड्स एग्जैक्ट नहीं भी है तो उससे रेलेवेंट होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे, वाई यूज़ ब्रेक क्लीनर्स इंस्टेड ऑफ रिमूविंग टायर्स। तो मेन कीवर्ड्स इस केस में हमारा है, हाउ टू यूज़ ब्रेक क्लीनर विदाउट रिमूविंग टायर्स। तो इससे क्लोज रेलिवेंट हो गया। तो मैंने आप मेन हेडिंग के अंदर अपना एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, या उससे रेलिवेंट क्लोज वर्ड्स को आगे पीछे करके ये यूज़ कर सकता हूँ, ताकि वो रेलिवेंसी बिल्ड होगी। क्योंकि आपने जो आपका जो मेन कीवर्ड है, आपने बेजा उसको नहीं पुट करना। अगर उसकी सेंस बनती हो वहाँ पे आपने उसको प्रॉपरली कॉन्टेक्चुअली फिट करना है उस कीवर्ड को अपने। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। मेन हेडिंग होती है H2, उसके बाद H3 है जो इसके अंदर इंटरनल हेडिंग्स होगी, ये है H3 हेडिंग्स है।
इसके अंदर फिर आगे मज़ीद H4 हेडिंग टाइप्स ऑफ ब्रेक्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो H4 आगे ये इसकी इंटरनल हेडिंग्स हैं, ठीक है। और आगे फिर मेन हेडिंग आ गई H2, हाउ टू यूज़ ब्रेक क्लीनर विदाउट रिमूविंग टायर्स। अब ये हमारा कीवर्ड है एग्जैक्ट जो मैंने H2 के अंदर इस्तेमाल किया है। आगे ये इसके बारे में डिटेल से मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कि इस तरीके से आप उसे क्लीन अप कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग टायर्स। तो आगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि आर्टिकल को एक फ़्लो लेके चलना है। बेजा आपने इररेलेवेंट कंटेंट नहीं डालना, उससे जो रेलेवेंट चीज़ें बनती हैं, आपने ये सोचना है कि यूज़र को क्या चीज़ चाहिए। पहले तो आपने उसका कीवर्ड को देखना है कि कीवर्ड की इंटेंट क्या है, यूज़र सर्च क्या करना चाह रहा है, ठीक है। उस इंटेंट को लेते हुए आपने फिर सोचना है खुद से कि इससे रेलेवेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्या इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर वो टायर को उतारे बगैर क्लीन करना चाह रहा है ब्रेक को, तो उसमें वाई, एक तो पहले ये हो गया, उसमें कौन सी टाइप्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दी। फिर कैसे रिमूव कर सकता है, उसको क्लीन अप कर सकता है। उससे रेलेवेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कैन ब्रेक ब्रेक क्लीनर डैमेज द टायर, कैन यू स्प्रे ब्रेक क्लीनर डायरेक्टली ऑन ब्रेक पैड्स। आप आगे आगे उससे रेलेवेंट अगर क्लीन करना है तो कैसे उसको करना है, उसमें कोई खतरा तो नहीं है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आगे ये आगे डिफरेंस बताया दो क्लीनर के और ब्रेक वैक्स के दरमियान। तो उससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी आपने ऐड करने हैं। तो उसका तरीका ये है कि जो आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे तो गूगल में आपको नज़र आ जाते हैं पीपल आल्सो आस्क। तो यहाँ से आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल चलते हैं। तो उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस और अपने आर्टिकल में उनको डिस्कस कर सकते हैं, ताकि इससे गूगल की नज़र में रेलेवेंसी बिल्ड होती है उतनी ज़्यादा आपके आर्टिकल की, और ज़्यादा एसईओ ऑप्टिमाइज होता है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि नीचे जो रिलेटेड सर्चेज हैं इसमें भी वो रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको नज़र आ जाते हैं, तो उनको भी आप अपने आर्टिकल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने जहन में रखनी होती हैं और इनको देख के आपने आर्टिकल्स को राइट करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हुक्स मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र को इंगेज रखने के लिए कि उसको बोरियत का एहसास ना हो। उसमें सेंटिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है बेजा नहीं करना और बहुत ज़्यादा नहीं करना। जहाँ पे सेंस बनती हो उसी वहीं पे आप यूज़ करें। नंबर एक टाइटल पे, उसके स्लग में यानी यूआरएल में, और उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है, उसके पहले एक दो पैराग्राफ के अंदर ऐड करना है। H2 उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर आपने आर्ट अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, और उससे रिलेटेड जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब हेडिंग्स के अंदर। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, ये जितना ज़्यादा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे उतना यूज़र के लिए वो ईजी होगा रीड करना, उसको पढ़ना। और इंडेंटेशन यानी बुलेट्स पॉइंट्स भी आप यूज़ करना है, प्रॉपर फॉर्मेट करना है। और इसके बाद आपने जो चीज़ है इमेज का इस्तेमाल करना है, इमेजेस का इस्तेमाल लाजमी करना है आपने। जिस तरह ये हमने ऐड किए हैं कीवर्ड, और की इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना। इमेज को एक तो ज़्यादा जितनी ज़्यादा इमेजेस ऐड करेंगे उतना ही वो ज़्यादा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, रेलेवेंसी बिल्ड होगी आपके आर्टिकल की, ठीक है। तो उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये इमेज ऐड की है। आपने इमेज यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं, अपलोड नई इमेज, उसका ऑल्ट टेक्स्ट आपने ऐड करना है। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर भी आप अपना कीवर्ड एग्जैक्ट कीवर्ड पुट करेंगे। तो ये क्यों पुट किया जाता है, बाज़ दफ़ा आपके वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड नहीं होती, नेट प्रॉब्लम की वजह से, किसी वजह से इमेज अपलोड नहीं होती, टेक्स्ट फ़ौरन हो जाता है। तो इमेज अपलोड नहीं होती, तो उस केस में गूगल, अगर आपने आल्ट टेक्स्ट ऐड किया होता है तो वो आपको आल्ट टेक्स्ट वहाँ पे शो हो जाता है इमेज की जगह पे। तो इससे गूगल को भी पता चल जाता है कि इमेज किस चीज़ के बारे में है। इस तरीके से आप इमेजेस भी ऐड करते हैं, उसमें वीडियोज़ अगर आपको मिल जाए उससे रेलेवेंट तो वो भी ऐड कर दें। तो जितनी ज़्यादा आपके आर्टिकल के अंदर उस कीवर्ड से रेलेवेंसी आप बिल्ड करेंगे उससे, तो उतना ही ज़्यादा गूगल उसको बेहतर समझ पाएगी और उसको बेहतर पोजीशन पे रैंक कर सकेगी। इसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल का जो कंक्लूजन, लास्ट पे जो आप कंक्लूजन ऐड करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ओवरव्यू देते हैं अपनी साइट का, अपने आर्टिकल का, कि इस आर्टिकल के अंदर मैंने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं और उसकी कौन सी चीज़ बेहतर है। तो ये ओवरव्यू या मुकम्मल एक आर्टिकल का आप जिसे आप फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल वर्ड्स, या कुछ लोग कंक्लूजन लिख के उसको
आगे डिस्कस कर देते हैं। इसके अलावा आप नीचे अपना कॉल टू एक्शन भी ऐड कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन मीन्स कि आप उन्हें मज़ीद अपने आर्टिकल्स का लिंक भी दे सकते हैं, या उनको मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो उनको आप कह सकते हैं कि नीचे कमेंट्स में आप क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करूँगा, कोई सजेशंस हैं तो इस तरीके से आप वो भी इन्हें यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक चीज़ रह गई थी वो ये है कि आपने इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स, इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स, इनबाउंड लिंक्स को इंटरनल लिंक्स भी कहते हैं। वो लिंक्स जो आपके एक आर्टिकल्स को दूसरे आपके आर्टिकल्स जो आपकी वेबसाइट के अंदर ही आप अपने दूसरे आर्टिकल को लिंक करते हैं, तो आप इंटरनल लिंक्स लाजमी ऐड करें, दूसरे आर्टिकल को लाजमी आप लिंक करें अपने। जिस तरह यहाँ पे ये देखें, मैंने अपने दूसरे आर्टिकल को लिंक किया हुआ है, तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंक्स या इनबाउंड लिंक्स। तो ये भी जितने ज़्यादा आप ऐड करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा यूज़र के लिए भी, और गूगल को भी समझना ईजी होगा, और आपकी वेबसाइट पे जो फ्लो होगा यूज़र का वो भी अच्छा होगा एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, और उसको कैसे आपस में लिंक आउट करते हैं पेजेस को, आर्टिकल्स को, कौन सी बेहतर अप्रोच है। तो आप जितने इंटरनल लिंक्स ऐड करें और एक्सटर्नल लिंक्स दूसरी वेबसाइट के लिंक्स, उनको लिंक्स भी आप ज़रूर ऐड करें। तो अगर आपकी स्टार्टिंग में न्यू वेबसाइट है तो लाजमी आप आउटबाउंड लिंक्स जो हाई अथॉरिटी साइट्स हैं उनके लिंक्स आप लाजमी इसमें ऐड करें। इससे आपको अगर शुरू में आपकी न्यू साइट है वो बेहतर पोजीशन, अगर वो गूगल इंडेक्स नहीं कर पाती उसको, अगर आपने किसी और वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है तो गूगल उनकी वेबसाइट को तो रीड कर रही है, इंडेक्स कर चुकी है, तो उनके स्टैट्स को पढ़ते हुए देखते हुए आपकी जब आप गूगल देखती है कि आपका आपने उस वेबसाइट को लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आपके आर्ट जो है वेबसाइट पे भी गूगल लैंड करती है और आपके आर्टिकल्स को भी पढ़ती है, और आपके इंडेक्स करने के चांसेस जल्दी ज़्यादा हो जाते हैं। तो शुरू में जब आप वेबसाइट शुरू करें, जो आर्टिकल ऐड करें, तो उसमें हाई अथॉरिटी साइट्स के लिंक्स लाजमी आप दें उनको। उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ये एसईओ का एक फैक्टर है। इंडेक्स आपके आर्टिकल जल्दी होगा और जल्दी उसमें गूगल की लिस्टिंग के अंदर ऐड होगा। तो इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक ये भी आपने ऐड करने हैं अपने आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आर्टिकल क्योंकि मैं पब्लिश कर चुका हूँ पहले, तो इसका अगर स्टैट देखें योस्ट के हवाले से क्या कह रहा है, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये हमें बताता है। मेटा डिस्क्रिप्शन में वो कह रहा है कि आप कीवर्ड नहीं ऐड किया हुआ। मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड एनी की फ्रेज, यानी जो मैं कीवर्ड सेट किया था मैं उसमें नहीं ऐड किया, तो मैंने उसके अगेंस्ट एग्जैक्ट नहीं किया, लेकिन उससे हटकर रिलेटेड कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो इसके अलावा ये सब हेडिंग्स के अंदर वो कह रहा है कि सराउंडिंग इन H2N3 हेडिंग्स ज़्यादा मैंने यूज़ किया, तो इसको थोड़ा कम कर लें, तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा। इसके अलावा मज़ीद आउटबाउंड लिंक्स आपने ऐड किए हैं, कीवर्ड्स ऐड किए हैं, इमेज ऐड किए हैं, इंटरनल लिंक्स ऐड किए हैं, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन में मैंने कीवर्ड ऐड किया है, लेंथ जो है वो भी ठीक है, डेंसिटी मेरे जो कीवर्ड्स की डेंसिटी है फाउंड 15 टाइम्स मेरा कीवर्ड आर्टिकल के अंदर जो है शामिल किया गया है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो ये सारे ग्रीन पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है एसईओ अच्छी है। और मेरे जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 2000 वर्ड्स के करीब मैंने आर्टिकल लिखा है। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो आपके कंपिटिटर्स हैं जो रैंक कर रहे हैं उनके आर्टिकल्स के नंबर ऑफ वर्ड्स भी देख लेने हैं कि कितने वर्ड्स के उन्होंने आर्टिकल लिखे हुए हैं जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए आपने उनकी एवरेज निकाल के तो आपने उस उतने वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है उस कीवर्ड पे। इस कीवर्ड पे अगर मुझे आर्टिकल यहाँ पे मिल रहे हैं 3000, 2000, कुछ में 1000 और कुछ में 2500 वर्ड्स के, तो मैं क्या करूँगा उसकी एवरेज निकाल के तकरीबन मैंने 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया। इस तरह अगर कोई इन्फो टाइप आर्टिकल है जिसमें 1000 वर्ड्स के आर्टिकल रैंक कर रहे हैं तो मैं 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दूंगा। तो जो अप्रोच जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जो वहाँ पे वर्क कर रही है टेक्निक, उसी को आपने फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ती है। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है जब आप ऑन एसईओ फ्रेंडली या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कंटेंट लिख रहे हो। तो रिसर्च करें प्रॉपर, कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं उनको फिर कॉपी करें, उनको फॉलो करते हुए अपने आर्टिकल में वो चीज़ें शामिल करें। और जो मेन चीज़ है जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या हम कॉपी पेस्ट कंटेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपने कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं यूज़ करना। आपने दूसरे लोगों के आर्टिकल को पढ़ के
नॉलेज कंज्यूम करना है और अपने लफ्ज़ों में उसको बयान करना है। और कोशिश करें अपने आर्टिकल को सिंपल रखें, आसान लफ्ज़ों में लिखें, जितना ईज़ी होगा यूज़र के लिए एंगेजिंग होगा, बुलेट पॉइंट्स आपने यूज़ किए हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग की है, इमेजेस यूज़ किए हैं, वीडियोज़ यूज़ किए हैं, इंटरनल लिंक्स जहाँ पे आपने यूज़ किए हैं, एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ किए हैं। तो जितना ईज़ी फ्लो होगा आपके आर्टिकल का, यूज़र को उतना पसंद करेगा, ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा और जितना वो आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा, मूव करेगा आपकी वेबसाइट के अंदर ही, आपका ड्वेल टाइम यानी जो बाउंस रेट है वो कम होगा और ड्वेल टाइम बढ़ेगा और गूगल इस चीज़ को पसंद करती है। इस चीज़ को गूगल रिकॉर्ड कर रही होती है कि अगर कोई यूज़र एक वेबसाइट पे गया है तो वहाँ पे कितनी देर रुका है। तो जितना ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे यूज़र रुकता है उस आप गूगल को प्लस सिग्नल मिलता है और आपकी रैंकिंग गूगल में बेहतर होती है। तो ये तमाम पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने होते हैं आर्टिकल्स को लिखते हुए। यूज़र के लिए ईज़ी बनाएँ, यूज़र को ज़हन में रख के लिखें, तो आपके आर्टिकल रैंक करेंगे, गूगल भी इस चीज़ को पसंद करेगी। ठीक है? तो ये मेन चीज़ें थी जो आपने ज़हन में रखनी है। बाकी अगर कंप्लीट एसईओ चेकलिस्ट जो आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट है kamranasgar.com मेरा ब्लॉग है, वहाँ पे मैंने आर्टिकल पब्लिश किया है एसईओ चेकलिस्ट के हवाले से, वो आप डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, अगर कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे मिस कर गया हो तो। तो वो ज़रूर पढ़िएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स में आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का वेट करूँगा और उनको आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।